नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार सत्ता में आए तो लेविट्स्की और ज़िबोल्ट ने बदल रहे अमेरिका के अनुभव पर एक किताब लिखा, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। किताब इस बात पर विचार करती है कि अमेरिकी लोकतंत्र ने डोर कीपिंग के जो उपाय रखे थे वो ट्रंप को रोकने में नाकाम क्यों रहे। बहरहाल ट्रंप एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं और उनके साथ वो अमेरिका भी लौट रहा है, जिसमें अमेरिका फर्स्ट के नाम पर बहुत सारे फैसले हो रहे हैं। इनमें एक फैसला जिसके बारे में ट्रंप ने बात की है वो है अमेरिकी सेना से ट्रांसजेंडर्स को हटाने का। ट्रंप के करीबी लोगों का कहना है कि वो ट्रांसजेंडर्स को सेना से हटा सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। ट्रंप सेना से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। इसका असर 15,000 लोगों की नौकरी पर पड़ सकता है और इनमें से कुछ लोग बहुत सीनियर ओहदों वाले भी हो सकते हैं। ट्रंप के समर्थकों का मानना है कि ट्रांसजेंडर सैनिक फौज की आधुनिक ज़रूरतों पर खरे नहीं उतरते हैं, उन्हें सम्मानजनक मेडिकल विदाई मिलेगी। हालांकि कुछ का कहना है कि सैन्य ज़रूरतों को लैंगिक विचारधाराओं से जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सिर्फ ये ट्रांसजेंडर्स को सेना से हटाने का मामला नहीं है। अमेरिका की उदार प्रवृत्ति एक का मामला भी है जो कि सबको साथ लेकर चलने की बात करती रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में भी ट्रांसजेंडर्स को जो विशेष सुविधाएं मिलती हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं, पर सिर्फ सामाजिक मोर्चे में बदलाव होगा ऐसी बात नहीं है। ट्रंप और भी क्षेत्रों में सख्ती के लिए आगाह कर रहे हैं। आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मामले में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं पहले से तय कर रखी हैं। चीन, मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर वो ज़्यादा ट्रेड टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सभी सामानों पर 25% का टैक्स लगेगा। चीन पर जो शुल्क लग रहा है उसे भी 10% और बढ़ाया जाएगा। ये बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप इसके पीछे अवैध घुसपैठ को रोकने की बात कर रहे हैं, ड्रग्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध को और बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेड वॉर बाइडेन के समय भी चल रही थी, ट्रंप के पहले काल से शुरू हुई थी और अब और बढ़ेगी। कनाडा ने ये याद दिलाया है कि अमेरिका और कनाडा के बीच कारोबार दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, म्यूचुअली बेनिफिशियल। चीन की तरफ से भी फ़ौरन प्रतिक्रिया आई है और चीनी दूतावास में जो वहाँ पे प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, उनका ये कहना है कि ऐसे कारोबार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती। नो वन विंस द ट्रेड वॉर। वैसे भी ट्रंप अपने पहले दौर में ही ये युद्ध छेड़ चुके थे। तब उन्होंने चीन पर अनुचित तौर तरीके यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाने का आरोप लगाया था और कहा था कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी भी कर रहा है। अमेरिका के साथ उसका व्यापार घाटा भी उन्होंने एक वजह बताया। तब चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया, जिसका नुकसान अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को हुआ। बेशक भारत में बहुत सारे लोगों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले का लाभ भारत को भी मिल सकता है, खास करके कनाडा से आने वाले सामानों पर जो उन्होंने ड्यूटी लगाने की बात की है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो आक्रामक, आत्मकेंद्रित और सख्त अमेरिका बना रहे हैं, उसका दुनिया पर अब क्या असर पड़ेगा या किस तरह का बदलाव देखा जाएगा। ट्रंप ने अभी जो बात कही है उस पर प्रतिक्रिया और ये उसे समझना चाहते हैं हम, कम से कम जो उन्होंने ट्रेड टैरिफ्स की बात की है और दूसरी तरफ जो उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की बात की है। हमारे साथ जुड़ गए हैं यूएस से ही ट्रंप समर्थक, रिपब्लिकन और एडवोकेट आनंद आहूजा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्रांसजेंडर्स को लेकर बात की है उसे अमेरिका में जो उनके वोटर्स हैं वो तो सही है, पर बाकी अमेरिका में जिस तरह का समाज रहा है उससे लग रहा है कि एक एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ट्रंप। इसे कैसे लिया जा रहा है? ट्रांसजेंडर्स को न सिर्फ आर्मी से बल्कि जो उन्हें फ़ायदे अब तक मिलते रहे शिक्षा संस्थानों में, हेल्थ केयर में, उसे भी कम करने की बात की जा रही है।
नगमा, ये जो ट्रांसजेंडर की आपने बात की है, आपकी ये मेरे आवाज़ नहीं ख्याल आ रही है, शायद म्यूट है। मैं म्यूट हूँ, देता हूँ। जी बोलिए। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपने को अनम्यूट करके बात करिए। अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी, जी बोलिए। ओके। ओके, जहां तक नगमा जी आपने ट्रांसजेंडर की बात की है, मेरे ख्याल से ये बात सच नहीं है। अगर आज ट्रंप की अगर प्रेस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट देखें आज की न्यूज के अंदर, कैरोलाइन की स्टेटमेंट, तो वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी हमने अभी बनाई नहीं है, हम उस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी बनाई नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्री मेच्योर बात हो जाती है अगर हम इस विषय को लेकर डिस्कस करें कि जी ट्रांसजेंडर के बारे में ट्रंप की अल्टीमेटली क्या पॉलिसी ओके होगी। पर उन्होंने और ये एक संकेत तो दिया है जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या दूसरे अखबार हो, दुनिया के सब जगह ये बात आई कि अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं। ये बात कही उन्होंने, लेकिन उसके साथ ही कैरोलिन जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज इस बात को क्लियर भी कर दिया है कि ये जो है ट्विस्ट कर ली गई है बात को। ये ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर ऐसी कोई हमने अभी पॉलिसी बनाई है। सो जब तक कोई पॉलिसी नहीं बन जाती है, जी तो मेरे हिसाब से ये प्री मेच्योर हो जाता है तो कि हम यानी इस कि बात को। ठीक है, तो यानी कि ये माना जाए कि ऐसा नहीं कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या ऐसा नहीं होगा कि जो फौज है, अमेरिकी सेना है, वहाँ से ट्रांसजेंडर्स को निकाला जाएगा। लेकिन ये एक उनकी तरफ से पहले भी उनकी विचारधारा रही है कि वो वोक कल्चर के थोड़ा खिलाफ रहे हैं। नहीं, वो कल्चर की जहाँ तक बात है, उसमें कुछ आप देखिए, चाहे इंडिया हो या कहीं पे भी हो, ये एक सिक्योरिटी का भी इशू बन जाता है कि आप अगर विमेन बाथरूम के अंदर किसी मेल को एंटर कर दिया जाए, और यहाँ पे ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें कि स्कूल के अंदर कोई विमेन बाथरूम के अंदर कोई मेल चला गया है और उसने जाके कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए, विमेन की सिक्योरिटी का भी एक इश्यू बन जाता है। जी चाहे वो सिक्योरिटी ले लीजिए, चाहे एक कॉम्पिटिटिव विमेन स्पोर्ट्स के अंदर मेल जो हैं अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस पे एक सेटबैक जो है विमेन स्पोर्ट्स को भी पड़ता है। तो इसमें सोशल इश्यूज आ जाते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, इसमें जी कई इश्यूज आ सकते हैं। और बड़ा सिंपल सी चीज है, हमने आज ओलंपिक्स बना दिए हैं विकलांग लोगों के लिए, ऐसे ही हम एक सेपरेट स्पोर्ट्स कैटेगरी बना सकते हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। जरूरी नहीं है ट्रांसजेंडर्स को मेल्स के अंदर खेलना है या फीमेल्स के गेम्स के अंदर खेलना है। एक हम तीसरी कैटेगरी ओलंपिक्स बना सकते हैं ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए। तो आपको लगता है कि इसका एक बड़ा सपोर्ट बेस है अमेरिका में अब वो क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा सबको साथ सहेज कर चलने की बात और इंक्लूजन की बात करता रहा और ऐसी सोसाइटी रही, पर क्या अब इसके वहाँ पर ज़्यादा टेकर्स हैं? मेरे ख्याल से नगमा जी, आप जो इंक्लूजन की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा इंटरप्रेट गलत कर रही हैं। देखिए, अगर फीमेल जो है विमन अपनी विमन स्पोर्ट्स में खेलती हैं और मैन अगर अपनी स्पोर्ट्स में खेलते हैं, मैं सिर्फ तो इसका स्पोर्ट्स की मतलब ये बात नहीं कि नहीं कर इसका रही हूँ, इसका मैं सेना की इसका बात भी कर रही हूँ और सेना मैं सेना में भी सेना एजुकेशन में की बात और हेल्थ केयर की भी बात कर रही हूँ। मैं सेना समझना में भी चाहती हूँ कि वहाँ पे जनरल सोसाइटी के अंदर। ओपिनियन क्या है लोगों का। देखिए, पहले पहले चीज, मैं ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ नहीं हूँ। हमें उनके साथ वो सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमें उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आप एक चीज समझना चाहिए कि अगर हम, जैसे मेरी मेरी परवरिश जो हुई है, मेरी एजुकेशन इंडिया के अंदर हुई है, वो मेल कॉलेज के अंदर, बॉयज कॉलेज में हुई है। हमारे यहाँ पे मैं को एजुकेशन कॉलेज में नहीं गया हूँ। ऐसे ही अगर ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से सुविधा हो सकती है, विमेन के लिए एक अलग से सुविधा हो सकती है, और बॉयज के लिए, मेन के लिए एक अलग से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, या वो सेना का क्षेत्र हो। सेना में भी एक अलग यूनिट बनाया जा सकता है ट्रांसजेंडर यूनिट का। ओके हमारे इंडिया में ठीक है। गोरखा यूनिट है। जी हम्म। एक और बात उन्होंने कही, उस पर भी आना चाहूंगी। उन्होंने ये कहा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पे, उन्होंने ये लिखा कि जैसे ही वो अपना पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे तो कनाडा, चीन और मेक्सिको पर ट्रेड टैरिफ्स बढ़ाने की बात की है। 25% ट्रेड टैरिफ कनाडा और मेक्सिको पे
और इसका और चीन की बात, तो चीन की बात भी हम करेंगे, पर कनाडा और मेक्सिको, कनाडा जो और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, और दोनों देशों के बीच में कारोबारी संबंध भी बढ़े रहे हैं, $1 ट्रिलियन से शायद ज़्यादा है। तो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो के लिए डोमेस्टिकली काफ़ी मुश्किलें हैं, चुनाव भी होना है। आपको क्या लगता है कनाडा को किस तरह ये हिट करता है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वहाँ पे से जो ड्रग्स और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से वो ये करना चाहते हैं। नगमा जी, ये दो कैटेगरीज में आती हैं इशू। टैरिफ की जो है इशू है, जो मेक्सिको और कनाडा है, वो नाफ्टा ओरिजिनली जो 1995 1 जनवरी 1995 में बिल क्लिंटन ने साइन किया था नाफ्टा, वो नाफ्टा और आज अब जो है वो बदल के USMCA बन गया है। तो वो मेक्सिको और कनाडा का जो इशू है वो नाफ्टा के अंदर है, और जो चाइना का इशू है वो WTO के अंदर है। आपको याद होगा कि 2001 के अंदर चाइना की एंट्री हुई WTO में। इंडिया 1995 में WTO में मेंबर बना। इंडिया हालांकि उससे पहले भी WTO बनने से पहले जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स का भी मेंबर था। तो चाइना की जब एंट्री हुई 2001 के अंदर, तो उसके बाद चाइना की एंट्री हुई एज ए अंडर डेवलप्ड कंट्री। आज 23 साल के बाद चाइना एक अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं रहा है। जब WTO बना तो उसमें ये था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको टैरिफ्स का बेनिफिट दिया जाएगा, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका एक डिफरेंट रेट होगा। आज चाइना जो है एक सुपर पावर बन गया इकोनॉमिकली, और स्टिल वो बेनिफिट ले रहा है WTO की मेंबरशिप जो उसने ली 2001 में। तो उसके लिए चाइना के ऊपर ये एक बनता है। आज अगर आप देखिए USA का जो ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ 27% है, कनाडा के साथ 27 बिलियन है, और कनाडा के साथ जो है वो 7 बिलियन है, इंडिया के साथ 3 बिलियन है, और मेक्सिको के साथ जो 13 बिलियन है। तो उस हिसाब से इस ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर, चाहे वो WTO है या नाफ्टा है, अमेरिका जो है एक लूजर रहा है। तो अमेरिका को आज इस जो एक लूजर बना रहा है, उस पे आज अकल आई है कि ये हमने गलत डिसीजन तो ये लेकिन क्या अमेरिका को भी एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? क्योंकि ट्रेड जैसे मेक्सिको के साथ भी है, कनाडा के साथ भी है, कनाडा की तरफ से ये बयान आया, चीन की तरफ से प्रक्रिया आई कि नो वन विंस दिस ट्रेड वॉर, और कनाडा ने भी कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल है ये। नगवा जी, इसका बड़ा एक सिंपल सा है कि जब आदमी बीमार होता है उसको कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, और जब कड़वी दवाई अमेरिकी लेते इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है, आप कह रहे हैं? शुरू में थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन आप देखिए इससे क्या फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा जो है, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स USA में वापस आएंगी। इनिशियली थोड़ी चीजें महंगी होंगी, कोई भी आप चीज एक शुरू करते हैं तो उसमें आपको, हाँ, तो आप कह रहे हैं एक शुरुआती झटका लगेगा, लेकिन बाद में चीजें या अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होंगी। लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। हमारे साथ मीरा शंकर जुड़ गई हैं, अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत रही हैं। मीरा शंकर जी, जो कनाडा के साथ ट्रेड टैरिफ बढ़ाने की बात है, मेक्सिको के साथ भी, आप इसे कैसे देखती हैं? चीन के साथ ट्रेड वॉर एक और है, पर कनाडा में जिस तरह की डोमेस्टिक ट्रबल्स इस वक्त रही हैं, और भारत और चीन के साथ पहले ही जस्टिन ट्रूडो के रिश्ते बहुत ठीक नहीं रहे हैं, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वहाँ पर ट्रेड टैरिफ लगाने की बात, उससे डोमेस्टिकली ट्रूडो सरकार के लिए मुश्किल और बढ़ती है। जी, पर मुझे लगता है अभी ये बातचीत के लिए दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि पिछले बार भी जब ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को दबाव डालने के लिए ये बोला था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, और ये टैरिफ बढ़ते जाएंगे जब तक वो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था उसको दोबारा से हम लोग बातचीत करके निगोशिएट नहीं करते जी। तो और फिर बाद में निगोशिएशंस हुए थे, बातचीत हुई थी तीनों देशों में, और कुछ क्लॉजेस जो नाफ्टा के थे वो बदले गए थे, और इसको नया नाम भी दे दिया था US कनाडा मेक्सिको अग्रीमेंट। और अब जो है ये अग्रीमेंट जो है 2026 में खत्म होता है, और निगोशिएशंस उस पे चालू होंगे।
पर मेरे ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा मेक्सिको और कनाडा पे, तो ये अभी से ही उस पे बातचीत करने की शुरुआत की कोशिश है। और मेरे तो ख्याल चीन से के साथ ये- भी आपको लग रहा है कि एक बार्गेनिंग चिप है, एक हार्ड बार्गेन वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज सेटिंग द जी, टोन। पहली बात तो ये है कि चीन के साथ कुछ स्पष्ट नहीं है क्या टैरिफ लगाने का दावा है, क्योंकि पहले वाले टर्म में ट्रंप ने करीब $200 बिलियन पे 20% करीब टैरिफ लगाए थे। और अब जो है वो कह रहे थे अपने कैंपेन में कि 60% हम लगाएंगे चीन के सारे आयात पे जो हमारे अमेरिका में आते हैं, सब पे लगेगा। अब उन्होंने कहा है कि 10% टैरिफ लगाएंगे, जो पहले से टैरिफ्स हैं उसके पे ऊपर 10% अब बढ़ाएंगे। ये पता नहीं कि वो खाली $200 बिलियन आयात पे लगेगा या सारे चीनी आयात पे लगेगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने भी कहा है कि ये किसी के हित में नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी कुछ तैयार करेंगे अपनी तरफ से, जैसे पहले उन्होंने किया था। तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया देख रही है कि ट्रंप साहब क्या करते हैं जी। अब एक तो ये है कि अगर चीन के ऊपर बहुत भारी टैरिफ लगता है तो एक मौका और विकासशील देशों के लिए भी आता है जी। तो देखना पड़ेगा भारत को भी कि क्या मौका मिलता है कि नहीं। पर अमेरिका में एक तौर से कहा जाए प्रोटेक्शनिस्ट फेज है, क्योंकि उनको लगता है कि वैश्वीकरण जो हुआ है उसका फायदा विकासशील देशों को हुआ है, यानी कि विकसित देश जैसे कि यूएस, और यूएस में नौकरी गई हैं। और तो ये जो तनख्वाह है उस पे भी दबाव पड़ा है, इसलिए जैसा उन्होंने चुनावी कैंपेन के दौरान अपने वोटर्स से वादा किया कि वो अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जैसा कि अभी कहा जा रहा था, आनंद आहूजा कह रहे थे कि शुरुआत में थोड़ा हर्ट कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, लेकिन एक प्रोटेक्शनिस्ट अमेरिका का रुख जो है वो नज़र आ रहा है और दुनिया देखेगी कि इस ट्रेड वॉर का नतीजा क्या निकलता है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में और आगे आपको दिखाएंगे इजराइल की खबर, क्या वहां पर सुलह अब हो जाएगी जल्दी। सर्वोकॉन ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। सर्वोकॉन। तो सच की पड़ताल में हमने आपको कल ही इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की संभावना की जानकारी दी थी कि बेंयामिन नेतन्याहू इस पर तैयार हो रहे हैं। ये युद्ध विराम जल्द होने के आसार हैं। इजरायली सरकार हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर्स के बारे में बात कर रही है और इस पर और जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत एक निर्णायक दौर में अब पहुंच चुकी है। ये सकारात्मक भी मानी जा रही है और सूत्रों के मुताबिक बेंयामिन नेतन्याहू ने इन प्रिंसिपल इसके लिए सहमति भी जता दी है। माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में ये युद्ध विराम जो है वो हो जाएगा। लेकिन क्या है युद्ध विराम, ये आपको बताते हैं। असल में 60 दिन के युद्ध विराम की बात है, जिसके दौरान दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना जो है वो हट जाएगी। हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी नदी, जो कि यूएन के ब्लू लाइन के करीब है, उसके दक्षिणी तरफ ही चली जाएगी। सीमा पर लेबनान की सेना और यूएन के जो पीस कीपर्स हैं वो गश्त करेंगे। ये इस युद्ध विराम की शर्तें हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की देखरेख में ये युद्ध विराम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन
1701 जो कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बाद लागू किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, वो भी लागू किया जाएगा। तो ये सभी युद्ध विराम की शर्तें हैं। हालांकि इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसको ये गारंटी चाहिए कि हिजबुल्लाह अपने सभी हथियार जो सीमांत इलाके हैं वहाँ से हटा लेगा। इजराइल की ये भी मांग है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो स्ट्राइक कर सके, हमला कर सके। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की पाकिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच श्रीलंका की क्रिकेट की ए टीम ने पाकिस्तान से लौटने का फैसला किया है। उनकी पाकिस्तान शाहीन के साथ सीरीज चल रही थी। ये फैसला श्रीलंकाई बोर्ड के साथ मिलकर किया गया है। इसकी पुष्टि पीसीबी ने भी की है। पाकिस्तान में इधर लगातार इमरान खान के समर्थन में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां पर इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं और हिंसक झड़पें भी हुई हैं। इसी बीच पाकिस्तान से वापस लौटने का फैसला किया है श्रीलंका ए की टीम ने। Hello Moto। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। ये थी ब्रेकिंग न्यूज। अब दिखाते हैं आपको मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे। प्रधानमंत्री मोदी का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है।